नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ग्रंथ आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक भी हो सकते हैं? आज हम वेदों के इसी छिपे हुए पहलू को जानेंगे, जो सिर्फ आत्मा की नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भी बात करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो सिर्फ मोक्ष की राह न दिखाए बल्कि शरीर, मन और हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के नुस्खे भी दे। चलिए, इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल शुरू करते हैं और देखते हैं कि वेदों में हमारे लिए क्या कुछ छिपा है। और इसमें सबसे खास है अथर्ववेद, जो आध्यात्मिक भजनों को व्यावहारिक विज्ञान के साथ मिलाता है। ये सेहत से लेकर सामाजिक रिश्तों और यहाँ तक कि पर्यावरण तक जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूता है। ये एक ऐसा होलिस्टिक व्यू है जिसे आज हम परत दर परत खोलकर देखने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, यानी हमारे अपने शरीर से। आइए देखते हैं कि वेद शारीरिक स्वास्थ्य को किस नज़र से देखते हैं। देखिए, वेदों में सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं है, बल्कि शरीर के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। इसमें यौवन बनाए रखने के लिए रसायन चिकित्सा है, शक्ति और पौरुष के लिए वाजीकरण है, और तो और सौंदर्य बढ़ाने, आंखों की रोशनी तेज करने और बालों की ग्रोथ के लिए भी उपाय बताए गए हैं। मतलब शरीर को लेकर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। और हाँ, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। यहाँ हम सीधे अथर्ववेद का एक हिस्सा देख रहे हैं। इसमें वाजीकरण के लिए केवांश और मदार जैसी जड़ी बूटियों का साफ जिक्र है। ये इस बात का सबूत है कि ये ज्ञान सीधे मूल ग्रंथों से आता है, जो इसे और भी ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। अच्छा, शरीर की बात तो हो गई। अब चलते हैं उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज पर, हमारे मन पर। चलिए देखते हैं कि कैसे इन ग्रंथों ने हमारी सोचने समझने की शक्ति और मानसिक तेजी को बढ़ाने की बात की है। और यहाँ पता चलता है कि समझ कितनी गहरी थी। ग्रंथ सिर्फ ये नहीं कहते कि मन को बेहतर बनाओ, बल्कि वो बुद्धि यानी मेधा और स्मरण शक्ति यानी मेमोरी में फर्क करते हैं। मेधा बढ़ाने के लिए पलाश और पिपली जैसी जड़ी बूटियों का जिक्र है, तो वहीं याददाश्त तेज करने के लिए वचा और शंखपुष्पी का। ये दिखाता है कि मेंटल फंक्शंस की कितनी बारीक समझ थी। तो शरीर और मन के बाद अब दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और बात करते हैं सामाजिक रिश्तों की। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इन ग्रंथों ने लोगों के आपसी रिश्तों को कैसे देखा। अब एक ऐसा शब्द आता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और वो है वशीकरण। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ग्रंथ इसे कैसे परिभाषित करते हैं। इसका मतलब है अलग अलग तरीकों से किसी को अपने प्रभाव में लाना या इन्फ्लुएंस करना। तो सवाल उठता है कि इसका मकसद क्या था? जैसा कि सोर्स टेक्स्ट में बताया गया है, इसका इस्तेमाल पति पत्नी के बीच हार्मनी बनाने या किसी राजा के लिए अपनी प्रजा का समर्थन हासिल करने जैसे मकसदों के लिए होता था। यानी इसका जोर जबरदस्ती कंट्रोल करने से ज्यादा सद्भाव और सहमति बनाने पर था। और इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। चाहे किसी सभा में अपनी बात मनवानी हो, किसी का स्नेह पाना हो, या फिर गुस्सा और जलन जैसी नेगेटिव फीलिंग्स को शांत करना हो, इसका एक बड़ा उद्देश्य समाज में सद्भावना और सौमनस्य यानी गुडविल को बढ़ावा देना था। अब तैयार हो जाइए कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग और प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए। कुछ ऐसे एंशिएंट लाइफ हैक्स जो दिखाते हैं कि वेद हमारी रोजमर्रा की छोटी-मोटी दिक्कतों का भी हल बताते थे। सबसे पहले, एक ऐसी समस्या जो आज भी बहुत बड़ी है, पेस्ट कंट्रोल। जी हाँ, आपने सही सुना, कीट नियंत्रण। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन ग्रंथों में इससे निपटने के डिटेल्ड तरीके दिए गए हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। उपाय बड़े स्पेसिफिक थे। जैसे मच्छरों को भगाने के लिए मधुला पौधे का जिक्र है, चूहों और छुछुंदरों के लिए भुजंगमणि नाम के पौधे का। यहाँ तक कि बिच्छू के जहर को बेअसर करने वाली जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया गया है। ये वाकई हैरान कर देने वाला प्रैक्टिकल ज्ञान है। और रुकिए, अभी और भी है। बालों को काला करने के लिए नेचुरल डाई बनाने का नुस्खा भी। ग्रंथों में भृंगराज और नील के लेप से सफेद बालों को फिर से काला करने का जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि नेचुरल ब्यूटी सॉल्यूशंस को कितना महत्व दिया जाता था। अच्छा, इससे भी ज्यादा कॉमन रोजमर्रा की चीज चाहिए तो सुनिए, तैत्तिरीय संहिता में दही जमाने की खास टेक्निक का भी जिक्र है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक ही नहीं, बल्कि हमारी रसोई तक भी पहुंचता था। और आखिर में एक बहुत ही काम का नुस्खा,
जिसे शल्य कहा गया है। मतलब अगर शरीर में कांटा या कोई फांस चुभ जाए तो उसे बिना दर्द के कैसे निकालें। अथर्ववेद में इसका भी तरीका बताया गया है। ये सब मिलकर यही दिखाते हैं कि वेदों का मकसद एक बैलेंस्ड और सुखी जीवन जीने में मदद करना था, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी। तो शरीर, मन और समाज के बाद अब हम बात करते हैं सबसे बड़े सर्कल की, हमारे पर्यावरण की। ये एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है जहां इंसान का स्वास्थ्य इस ग्रह के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेद पर्यावरण शोधन की बात करते हैं, यानी एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करना। और इसके कोर में ये विश्वास था कि पानी, हवा और पेड़ पौधों का बैलेंस ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है और उसे स्वस्थ रखता है। मतलब पॉइंट ये है कि उस प्राचीन सोच में इंसान का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये दो अलग अलग चीजें थी ही नहीं। ये माना जाता था कि एक स्वस्थ ग्रह ही स्वस्थ मानवता की नींव है। ये एक बहुत ही पावरफुल और आज के समय में बेहद रेलेवेंट सोच है। तो हमने देखा कि कैसे वेद सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू के लिए एक गाइड हैं, शरीर से लेकर मन, समाज और पर्यावरण तक। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये प्राचीन, समग्र और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड व्यू आज की हमारी मॉडर्न दुनिया को क्या सिखा सकता है? वाकई सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है।